Hey everyone, welcome to AccuTab. So let's start with the editorial discussion for 9th of March. Now first of all let's understand कि आज हमें कौन कौन से editorial को डिस्कस करना है. First of all we'll talk about इंडिया और चाइना की जो रिलेशनशिप है किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, स्पेशली रशिया और यूक्रेन के वॉर के टाइम्स में. और अगर आप इसका मेन कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो यूएसए के मतलब पर्सपेक्टिव में किस तरीके से इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप चेंज हो रहा है हम उसको समझेंगे. एक्जैक्टली किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है हम उसको समझेंगे. एंड सेकंड विल टॉक अबाउट कि ये जो वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में उससे एक्जैक्टली चाइना को क्या फायदा हो रहा है या फिर चाइना उससे क्या टेक अवेज ले रहा है, मतलब क्या क्या चीजें सीख रहा है, क्या चीजें लर्न कर रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे. देखिए अपार्ट फ्रॉम दीज टू एडिटोरियल्स हमारे पास कुछ और सेवरल एडिटोरियल्स हैं. द फर्स्ट वन अगेन दिस टॉक्स अबाउट द वॉर का कैनवस, यानी कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके बारे में बात करता है. Now, इसके अंदर फिर से एक बार टाइमलाइन को समझाने की कोशिश की गई है, पर टाइमलाइन आई होप आपको अच्छे तरीके से अब तक तो मालूम चल गया होगा और इसके बारे में हमने काफी बार बात की हुई है इस टाइमलाइन के बारे में. दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट दिस थिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव वन मोर एडिटोरियल जो कि टोबैको के बारे में बात करता है कि टोबैकोस के ऊपर अगर आप टैक्सेस को इंक्रीज कर देंगे तो किस तरीके से जो टोबैको है वो डिस्करेज मतलब होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे लोगों के बीच में. बट आपको याद होगा हमने इसके बारे में फुल एक एडिटोरियल देखा था जहां पर ये स्टेटमेंट मतलब मेंशन था कि डिस्पाइट द फैक्ट कि टैक्सेस को इंक्रीज करने से आप टोबैको को डिस्करेज कर सकते हो बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, बिकॉज एक पैरेलल ब्लैक मार्केट स्टार्ट हो जाता है. आपको याद है एक ब्लैक मार्केट स्टार्ट हो जाता है टोबैको का या फिर जो भी टोबैको के प्रोडक्ट्स होते हैं और फिर से वो चीज सेम दाम पे बिकने लगती है. तो एक तरफ अगर आप टैक्सेस इंक्रीज करोगे तो हल्का फुल्का आपका रिवेन्यू का जनरेशन होगा, डेफिनेटली रिवेन्यू मिलेगा, बट दैट विल बी ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम. और सेकंड चीज जो यहाँ पे जो डिस्करेजमेंट की बात की जा रही है वो डिस्करेजमेंट उतना ज्यादा नहीं हो पाता है इस चीज में. ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पर मतलब एक्सप्लेन करके बताया हुआ है. मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि एक्जैक्टली अगर टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे तो उसका टोबैको को जो प्रोडक्ट है उसको यूज करने में उतना ज्यादा बेसिकली मतलब रिडक्शन होता नहीं है. ठीक है, देखिए अपार्ट फ्रॉम दीज टू देयर इज आल्सो वन मोर एडिटोरियल जो कि बात करता है कि एक बहुत ही मतलब काफी दिनों से एक अर्बन मिथ चलता आ रहा है रिगार्डिंग ताजमहल और उस ताजमहल के उस पर्टिकुलर मिथ को डीबंक करने की जरूरत है. नाउ लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू कि देखिए जो ताजमहल था इट वाज एक्चुअली मेड बाय शाहजहां. ठीक है, शाहजहां ने इनको बनवाया था और इट वाज मेड इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल. ठीक है, मुमताज महल जो उनकी वाइफ हुआ करती थी उनके मेमोरी के अंदर बेसिकली उनका एक टाइप का ये वो है मकबरा है. ठीक है, तो उनका इसे टूम कह सकते हैं. टूम एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन को दफनाया जाता है और उसके ऊपर फिर उसका मतलब उसकी याद में एक टाइप का मकबरा बनाया जाता है. तो दिस ताजमहल इज अ काइंड ऑफ मकबरा. नाउ एक मिथ ये है कि जब ताजमहल को बनाया गया था तो उसके बाद जितने भी वर्कर्स थे उनको उनके हाथों को काट दिया गया था. देयर हैंड्स वर एक्चुअली चॉप्ड ऑफ. ठीक है, ये मिथ है. नो द क्वेश्चन इज कि क्या ये सच में ऐसा हुआ था. तो जो हमारे पास ऑथर है वो इस चीज के अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं. उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक भी ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंस प्रेजेंट नहीं है राइट नाउ जो कि ये शो करता हो कि एक्चुअली उनके हाथ को काटा गया था. देखिए 1960s के आसपास में ये पर्टिकुलर जो ये एक टाइप का नैरेटिव है वो स्टार्ट हुआ था कि शाहजहां ने अपने वर्कर्स के हाथ काट दिए थे. बट रियलिटी में ऐसा किसी भी बुक के अंदर, ऐसा किसी भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अंदर या फिर किसी भी ऐसे फैक्ट्स के अंदर, किसी भी ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर ये चीजें को मतलब इन चीजों का कोई भी अभी तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं मिला है. समझिए, देखिए जो भी आर्टिस्ट, बिल्डर्स, मेसन्स, ठीक है, स्टोन क्राफ्टर्स, ये जितने भी लोग यहाँ पर आए थे जो कि बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्री से आए थे, बहुत सारे इंडियंस थे, बहुत सारे ईरान से आए थे, बहुत सारे पर्शिया से आए थे, इन सब ने मिलकर यहाँ पर इस ताजमहल को बनाने की मतलब बनाने में अपना योगदान दिया था. राइट, सो दिस ताजमहल वाज मेड फ्रॉम अ कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनी मैनी पीपल. देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स जिन्होंने साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर ताजमहल को बनाया था. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग. जो भी आप नैरेटिव सुनते हो यू सी द नैरेटिव कि वर्कर्स के हाथ को काट दिया गया था. राइट, आप सुनते हो कि वर्कर्स के हाथ को चॉप ऑफ कर दिया गया था. बट द पॉइंट इज कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में वर्कर्स ने इस पर्टिकुलर ताजमहल का डिजाइन बनाया होगा? नो, द मेन डिजाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर ताजमहल वाज मेड बाय आर्टिस्ट्स. ठीक है, फिर उसके बाद वी हैड बहुत सारे आर्किटेक्ट्स, वी हैड स्कल्पचरिस्ट. उन लोगों ने एक्चुअली जो इस पर्टिकुलर चीज का डिजाइन बनाया था. सो एक्चुअली अगर हैंड्स कटने का जो मतलब मेन जो अगर एक टाइप की नैरेटिव होती कि इनके हाथ कटे हुए तो समझ में आता, बट वर्कर्स दे वर जस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स, तो उनके हाथ कटने का कोई यहाँ पर प्रूफ नहीं है, पहली बात तो. और सेकंड, ना ही ये कोई लॉजिकल है कि जो पर्सन आपकी ईंटें जोड़ रहा है आप उसकी मतलब हाथ काट दो. राइट, बिकॉज उसने तो कोई डिजाइन बनाया ही नहीं. राइट, ही डज नॉट नोज कि किस तरीके का बनाया जाता है. मतलब नैरेटिव बेसिकली ये है कि शाहजहां ने हाथ इसलिए कटवा दिए थे ताकि सेम ताजमहल दोबारा ना बन जाए. बट द पॉइंट इज कि वर्कर्स वर जस्ट आस्क्ड कि तुमको यहां से यहां ईंट लगानी है, दैट्स ऑल. वर्कर्स डिड नॉट नो द मेन प्लान ऑफ ताजमहल. द मेन प्लान ऑफ द ताजमहल वाज नोन बाय दीस आर्किटेक्ट्स, दीस आर्टिस्ट एंड दीस स्कल्पचरिस्ट. बट इनके हाथ कटने का यहां पर कोई भी किसी भी टाइप का नैरेटिव प्रेजेंट नहीं है. तो जस्ट रिमेंबर वन पर्टिकुलर थिंग कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज से आकर के शाहजहां ने उनको बुलवाया था, वहां यहाँ पर आके उन्होंने काम किया था, ताजमहल को बनाने में अपना योगदान दिया था. बट उसके बाद ऐसा कोई भी हमारे पास एविडेंसेस नहीं है जिसके थ्रू ये मालूम चल सके कि उन्होंने उसके हाथ कटे थे. मतलब दिस इज नॉट ट्रू. तो ये हमारा हो गया बेसिक चीजें. अब लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एडिटोरियल जो कि हमें बात करनी है इंडिया और चाइना के बीच में.
समझते हैं इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, स्पेशली जो नए ग्लोबल करंट्स मूव कर रहे हैं, यानी कि जो रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है उसके बीच में। देखिए रिसेंटली चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया है। चाइना ने ये बोला है कि जो यूएसए का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, मतलब जो पैसिफिक ओशन के आसपास में जो अपनी स्ट्रेटजीज बना रहा है, वो एक्चुअली एक इंडो पैसिफिक वर्जन है नेटो का। मतलब चाइना इसको एक मिलिट्री ग्रुप का नाम दे रहा है। देखिए नेटो क्या है, नेटो एक टाइप का मिलिट्री ग्रुप है, राइट। बट आपको ध्यान रखना है कि इंडिया जो है वो यूएसए के साथ मिलिटरीली कहीं पर भी मतलब बाइंडेड नहीं है, मतलब किसी भी ऐसे पार्टनरशिप के अंदर इंडिया नहीं है यूएसए के साथ जो कि मिलिट्री हो। इंडिया यहां पर नाम की पॉलिसी फॉलो करता है और राइट नाउ अभी भी नाम की पॉलिसी फॉलो कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया दूसरी डिफरेंट कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को रखता है, बट इंडिया ने इनमें से किसी के साथ भी एक मिलिट्री पार्टनरशिप साइन नहीं की है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। तो इंडिया किसी का भी मिलिट्री पार्टनर नहीं है, उस मामले में इंडिया पूरी तरीके से नॉन अलाइंड है। ऑलराइट, तो रिसेंटली चाइना ने ये क्लेम किया है कि जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है यूएसए और इंडिया की, वो एक्चुअली एक नेटो का वर्जन है। इससे पहले भी देखिए, इससे पहले वही जो चाइना था उसने एक और क्लेम किया था कि जो इससे पहले क्वाड था, क्वाड को भी वो बोलता था, जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए का क्वाड था, उसको भी बोलता था कि एक टाइप का एशियन नेटो है। मतलब आप समझ रहे हैं, चाइना हर चीज को नेटो के साथ लिंक करता है, बेसिकली मिलिट्री के साथ लिंक करता है। बेसिकली एक टाइप का नैरेटिव है जो कि वो कॉज करना चाहता है। देखिए अगर आप करंट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, करंट जो क्राइसिस चल रही है जो रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसको समझेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो जियोपॉलिटिकल राइवलरी को फ्यूल कर सकती है। देखिए एक तरफ जो रशिया है वो यूएसए के अगेंस्ट है, सोचिए, मतलब मिलिट्रीली दोनों अगेंस्ट है एक दूसरे के। अब अगर एक ऐसा नैरेटिव फैल जाए कि यूएसए और इंडिया जो है मतलब मिलिट्रीली आसपास आ रहे हैं, मतलब मिलिट्रीली साथ है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज देखिए रशिया इंडिया का सपोर्ट ले रहा है और इंडिया रशिया को सपोर्ट कर रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि एक पर्टिकुलर कंट्री किसी एक कंट्री के साथ मिलिट्रीली कॉन्फ्लिक्ट पे हो और दूसरे कंट्री के साथ जो मिलिट्री जो भी उसके मिलिट्री रिलेशन है वो अच्छे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये नैरेटिव जो है अभी के टाइम में काफी ज्यादा फ्यूल की तरह काम कर सकता है इस आग के अंदर, तो इस चीज को यहाँ पर रोकने की जरूरत है। चाइना का यहाँ पर एक स्टेटमेंट और भी है। चाइना बोलता है कि जो यहाँ पर यूएसए है, यूएसए यहाँ पर 5-4-3-2 की पॉलिसी फॉलो करता है। तो व्हाट इज 5-4-3-2 की पॉलिसी? देखिए 5 का मतलब है फाइव आइज इंटेलिजेंस ग्रुप। फाइव आइज इंटेलिजेंस आपको पता है? देखिए फाइव आइज इंटेलिजेंस ग्रुप एक्चुअली एक 5 कंट्री का एक ग्रुप है जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस प्रेजेंट है, ठीक है। ये पांचों कंट्रीज, देखिए अगर आप देखेंगे, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज न्यूजीलैंड, ठीक है, दिस इज कनाडा, दिस इज यूएस, दिस इज यूके, ठीक है। ये 5 कंट्रीज मिलकर यहाँ पर 5 आइज कंट्री बनाती है। दिस इज 5। 4 की अगर आप बात करेंगे तो 4 इज क्वाड, ठीक है। क्वाड देखिए यहाँ पर इंडिया, दिस इज जापान, दिस इज यूएसए एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। अपार्ट फ्रॉम अगर आप 3 की बात करेंगे दैट इज ऑकस, ठीक है। ऑकस का मतलब क्या है? अगेन देखिए ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, ये तीनों ऑकस का पार्ट है। देन उसके बाद 2 की बात करेंगे तो बहुत सारे यूएस ने बहुत सारे कंट्री के साथ अपने बायलैटरल रिलेशनशिप रखे हुए हैं। तो इसी चीज को यहाँ पे जो रशिया है, मतलब जो चाइना है, बेसिकली 5-4-3-2 बोल रहा है। अगेन समझिए 5-4-3-2 क्या है? 5 का मतलब है 5 आइज, 4 का मतलब है क्वाड, 3 का मतलब है यहाँ पर जो ऑकस है, और 2 का मतलब है बहुत सारे बायलैटरल रिलेशनशिप। तो बेसिकली जो चाइना है, चाइना का बोलना ये है कि जो मतलब यूएसए 5-4-3-2 अलायंसेस मतलब करके चाइना को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, और इसको बेसिकली एक इंडो पैसिफिक वर्जन बोल रहा है नेटो का। मतलब इन सब चीजों को वो एक टाइप का मिलिट्री अलायंस बोल रहा है कि जितने भी यूएसए काम कर रहा है वो सबका सब कहीं ना मिलिट्री अलायंस कर रहा है। बेसिकली जो 5 आइज है, क्वाड है, ऑकस है, सबको यहाँ पर वो मिलिट्री अलायंस का नाम दे रहा है, ठीक है। बट ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि दिस इज नॉट ट्रू। क्वाड जो है दिस इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस। ऑकस जो है, हाँ ऑकस एक मिलिट्री अलायंस है, बट ऐसे कोई भी रिलेशनशिप जो कि इंडिया के साथ यूएसए का है, उनमें से कोई भी एक भी मिलिट्री अलायंस प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए राइट नाउ चाइना ने पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ही नेटो को ब्लेम किया है फॉर द क्राइसिस इन यूक्रेन, एंड दिस इज फॉर सम एक्सटेंट ये बिल्कुल सही भी है। बट नेटो को अगर आप इंडिया के साथ लिंक करना स्टार्ट कर देंगे देन दैट इज नॉट राइट। तो देखिए अगर आप नेटो को ब्लेम कर रहे हैं दैट इज टोटली करेक्ट, बिकॉज नेटो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थिंग है इस पर्टिकुलर वॉर के लिए। बट द पॉइंट इज इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटो। तो अगर आप क्वाड को नेटो के साथ लिंक करेंगे, या फिर जो हमारा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है उसको अगर आप मतलब इसके साथ लिंक करना स्टार्ट कर देंगे, देन दैट विल एक्चुअली नॉट हैव अ वेरी वेरी गुड इंपैक्ट विद इंडिया, राइट। रशिया ने अभी देखिए एक तरफ तो रशिया के साथ चाइना जो है बिल्कुल न्यूट्रल होने की बात करता है, बोलता है कि हम बिल्कुल न्यूट्रल है इस पर्टिकुलर वॉर में, हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली जस्ट लाइक इंडिया इट इज आल्सो सपोर्टिंग रशिया। तो बेसिकली मतलब डिस्पाइट बीइंग न्यूट्रल चाइना यहाँ पर रशिया को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और एक्चुअली उसके ठीक है अपने खुद के कुछ इंटरेस्ट है, उसका कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है, उसी को फॉलो करने के लिए सब चीजें कर रहा है। नाउ रिसेंटली क्या हुआ है, रशिया और चाइना ने अभी रिसेंटली मीटिंग की है 4 फरवरी को। उन्होंने मीटिंग की, एक समिट किया, और उसके अंदर उन्होंने बातचीत की जहां पर चाइना ने रशिया को बैक किया है, मतलब चाइना ने रशिया को सपोर्ट किया। उन्होंने बोला है कि जितना भी चीजें हो रही हैं, जो भी आप चीजें कर रहे हो बिल्कुल सही है, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन सिक्योरिटी, नेटो के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन के कारण। मतलब चाइना यहाँ पर रशिया को इस चीज के लिए सपोर्ट कर रहा है। और सेकंड चीज, रशिया ने भी यहाँ पर फेवर को रिटर्न किया, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया, रशिया ने क्रिटिसाइज किया है यूएस के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को। मतलब समझ रहे हैं, चाइना यहाँ पर चाइना स्क्रैचिंग मतलब जो रशिया है उसको, और रशिया जो है वो स्क्रैच कर रहा है इसको, चाइना को, राइट। दोनों यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाइना बोल रहा है कि रशिया को कि आप जो भी यूएस आपके अगेंस्ट कर रहा है वो गलत है, चाइना बोल रहा है कि मतलब इसको कि जो आपके अगेंस्ट यूएस कर रहा है वो गलत है।
तो बेसिकली दोनों कंट्री एक दूसरे को एक टाइप का मतलब जियो पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए चाइना और जो रशिया है, दोनों के बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लिंकेजेस हैं, ये हमें अभी तक मालूम है। लेकिन अभी जो राइट नाउ जो प्रेजेंट में उनको सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग ग्लू जो मिला है ना, दैट इज एक्चुअली यूएस के अलायंसेस। मतलब यूएसए का जो अलायंस है, देखिए यूएसए के अगेंस्ट में यहाँ पर चाइना भी है, रशिया भी है। ये जो होता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, दैट फैक्टर इज यहाँ पर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड रशिया। चाइना और रशिया, अगर आप पिछले 5 साल पहले जाएंगे तो यहाँ पर इतने अच्छे पार्टनर नहीं हुआ करते थे, बट राइट नाउ दे हैव बिकम अ वेरी स्ट्रांग पार्टनर्स बिकॉज उन दोनों का जो सेम जो एनिमी है दैट इज कहीं ना कहीं यूएसए। नाउ यहाँ पर फैक्टर आता है इंडिया का। इंडिया को यहाँ पर बहुत ही ध्यान से और बहुत ही पोलाइटली इस सब चीजों को देखना होगा कि रशिया के साथ जो उसका रिलेशनशिप है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, और किस तरीके से चाइना का जो क्लोजनेस हो रहा है रशिया के साथ, उसके कारण कहीं इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप है वो कहीं इंपैक्ट होना स्टार्ट ना हो जाए। देखिए एक तरफ क्वाड के साथ जब इक्वेट किया जाता है ना इसको, नेटो को, तो इंडिया ऑब्वियसली मतलब इंडिया इज नॉट गोइंग टू लाइक दिस थिंग, इंडिया ने इसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया। बट चाइना यहाँ पर ये बोलता है कि जो इंडिया है, इंडिया हैज नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ यूएस एक्सक्लूसिव क्लब। मतलब इंडिया का मतलब जो चाइना है उसका बोलना ये है कि इंडिया जो है वो यूएस के नेटो कहीं ना कहीं पार्ट बनने जा रहा है और एक टाइप का मिलिट्री पार्टनर बनने जा रहा है। बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, इंडिया इज नेवर एवर गोइंग टू दिस मतलब नेटो को ज्वाइन करने का कोई प्लान इंडिया का बिल्कुल आसपास में भी नहीं है, या फिर किसी भी दूसरी कंट्री के साथ कोई मिलिट्री अलायंस बनाना दैट इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर इंडिया राइट नाउ, बिकॉज इंडिया इज अ काइंड ऑफ सेल्फ सफिशिएंट कंट्री। इंडिया के पास इनफ सपोर्ट वगैरह प्रेजेंट है, यूएसए के साथ भी सपोर्ट है, रशिया के साथ भी मतलब सपोर्ट प्रेजेंट है, तो इंडिया को भी ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली इस चीज के लिए इंडिया ने इस चीज को भी पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, इस चीज को मना कर दिया। उन्होंने बोला कि दिस इज काइंड ऑफ अ लेजी मतलब बहुत ही लेजी का स्टेटमेंट है ये कि जो क्वाड है वो टाइप का एशियन नेटो है, दिस इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट। और सेकंड चीज, इंडिया इज नॉट अ मतलब इंडिया इज नॉट अ अलाय ऑफ यूएसए। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर, अलाय वो होता है कि जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री के पीछे पीछे जाता रहता है। इंडिया यहाँ पे किसी के पीछे नहीं जा रहा है, इंडिया इज ट्राइंग टू क्रिएट इट्स ओन आइडेंटिटी, दैट इज द मेन थिंग। अब देखिए जो चाइना ने, आपको याद होगा लास्ट ईयर अग्रेसिव एक टाइप का स्टांस शो किया था एलएसी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि हो सकता है कि इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप को खराब करने के लिए किया गया था, बिकॉज यूएस इंडिया के ऊपर ट्रस्ट करता है कि वो चाइना को यहाँ पर रोकेगा। बट अगर ऑब्वियसली इंडिया चाइना को रोक नहीं पाता है तो दोनों के रिलेशनशिप आपस में खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। बट एक चीज आपको समझना होगा, इंडिया ने अपने जो अपना इंडिया का जो भी अपना लाइन है, जो भी अपना थॉट प्रोसेस था, उसको इंडिया ने बहुत ही करेक्टली और बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही फॉर्मली उसको होल्ड करके रखा हुआ है। देखिए सिर्फ हम यूएस के क्वाड के अंदर पार्टनर्स नहीं है, बट और भी बहुत सारे जो इंडो पैसिफिक पार्टनर्स प्रेजेंट है ना, उन सबके साथ इंडिया ने अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल भी खराब नहीं होने दिया है। इंडिया ने हर एक चीज को प्रॉपर्ली बैलेंस करके चलना मतलब काफी ज्यादा अच्छा समझा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, दोनों ही कंट्रीज जानती है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सेंसिटिविटी जो है दोनों तरफ से आनी चाहिए। इंडिया और चाइना को अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो दोनों तरफ से बातें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया यहाँ पे बातें मतलब करता रहे, चाइना यहाँ पर पीछे ना आए, फिर चाइना बातें करता रहे, इंडिया सामने ना आए। दोनों ही चीजों में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। इट कैनॉट बी डिमांडेड फ्रॉम वन साइड। तो अगर इंडिया चाइना को प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो दोनों ही तरफ से यहाँ पर बातें होनी जरूरी है। तो एक चीज ये है जो इंडिया और चाइना दोनों ही कंट्री आपस में मानती है, वो ये है कि अगर पिछले कुछ महीनों के अंदर जो सेटबैक्स थे वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। मतलब दोनों कंट्री के जो रिलेशनशिप थे वो काफी खराब हो गए हैं, एंड दैट इज नॉट सूटेड टू इंडिया या फिर चाइना। मतलब ना ही इंडिया को यहाँ पे किसी भी टाइप का फायदा हो रहा है इससे, ना ही चाइना को। तो सबसे अच्छी चीज यही होगी कि इंडिया और चाइना राइट नाउ अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह है उसको साइड करें और फिर से अपने रिलेशनशिप को फिर से एक बार नॉर्मलाइज कर लें। तो उस चीज के लिए 11 मार्च यानी कि कुछ दिनों के बाद इसकी मीटिंग होने वाली है। फिर से यहाँ पर एक टाइप का मिलिट्री टॉक्स होने वाले हैं, जहां पर एलएसी के ऊपर यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर फिर से डिसएंगेजमेंट के बारे में बात की जाएगी, ताकि इंडिया और चाइना के बीच में जितने भी ऐसे रीजन है जो कि अभी तक पूरी तरीके से फ्री नहीं हुए, कॉन्टेस्टेड है, उन सब रीजन के ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया और चाइना देखिए दोनों ही, आपको ध्यान रखना होगा, इंडिया और चाइना दोनों में से कोई भी कंट्री भी वॉर नहीं चाहती है। इंडिया और चाइना दोनों को पता है कि अगर जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, दोनों ही कंट्री कम से कम 10-10 साल पीछे जा रही है यहाँ पर। तो अगर किसी भी टाइप का वॉर यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में होता है तो कम से कम ये दोनों कंट्री तो अराउंड 20 साल पीछे चली जाएंगी, बिकॉज दोनों के जो डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा पीछे हो जाएगा, राइट। बिकॉज वॉर डज नॉट जस्ट इंपैक्ट्स मिलिट्री, वॉर इंपैक्ट्स इकोनॉमी, वॉर इंपैक्ट सोशल लाइफ, वॉर इंपैक्ट्स पॉलिटिकल लाइफ, हर चीज को इंपैक्ट कर देता है वो। उसके कारण जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसलिए बोथ कंट्रीज आर ट्राइंग टू बेसिकली रिस्टोर देयर रिलेशनशिप। दोनों का जो रिलेशनशिप है दोनों ही कंट्रीज मानती हैं कि बहुत ही लोएस्ट पॉइंट पे चल रहा है, काफी ज्यादा नीचे चल रहा है। उस चीज को फिर से एक बार रिवाइव करके ऊपर लेके आना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके लिए जो भी आसपास जैसे रशिया और यूक्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है, इन सब प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करने के लिए जो सपोर्ट करना होगा ना, उस चीज के अंदर भी रशिया और जो इंडिया और चाइना है उनके रिलेशनशिप काफी इंप्रूव हो जाते हैं। उनके बेसिकली इंडिया और चाइना का जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा अगर उन्होंने इस दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आगे जाकर स्टेप्स वगैरह लिए तो। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट एडिटोरियल जिसके बारे में हमने बात की। आई होप आपको चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव अप टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर चाइना के बारे में बात करने वाले हैं कि चाइना को इस एग्जैक्टली रशिया यूक्रेन वॉर से फायदा क्या हो रहा है, कि एग्जैक्टली व्हाट आर द टेक अवेज जो कि चाइना यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रशिया यूक्रेन के वॉर से।
नाउ वन थिंग दैट यू मस्ट बी रिमेंबरिंग कि जिस तरीके से इंडिया ने एब्सटेंड कर दिया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, सिमिलरली चाइना ने भी एब्सटेंड कर दिया था। मतलब रशिया के अगेंस्ट इन्होंने वोटिंग नहीं की थी। इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली दे आर आल्सो ट्राइंग टू सपोर्ट रशिया। जिस तरीके से इंडिया यहाँ पे इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सिमिलरली चाइना भी प्रोवाइड कर रहा है। बट चाइना के रीजन जो थे दे आर टोटली डिफरेंट। देखिए इंडिया क्यों नहीं कर रहा है, इंडिया रशिया को सपोर्ट इसलिए कर रहा है बिकॉज इंडिया चाइना जो बेसिकली इंडिया और रशिया जो है हिस्टोरिकल पार्टनर्स रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टाइम्स रहे हैं जहां पर किसी और कंट्री ने हमारी हेल्प नहीं की है, उस टाइम में रशिया ने हमारी हेल्प की है। सो पॉइंट इज उसके कारण इंडिया यहाँ पे रशिया के साथ साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है। बट द पॉइंट इज चाइना का मतलब रीजन ये नहीं है, चाइना का रीजन कुछ और है। चाइना अपने खुद के फायदे के लिए यहाँ पर ऐसा चीजें कर रहा है। देखिए 2014 में भी जब रशिया ने क्रीमिया के ऊपर एनेक्सेशन किया था, जो बेसिकली यूक्रेन का नीचे वाला पार्ट है, उस टाइम भी चाइना ने कुछ नहीं किया था। चाइना ने उस टाइम भी एब्सटेंड कर लिया था। उस टाइम भी चाइना ने उसकी आवाज मतलब उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई थी। उससे कुछ बहुत ही लॉजिकल रीजन है, समझते हैं। देखिए लास्ट टाइम 2014 के अंदर अगर चाइना ने आवाज नहीं उठाई थी ना, तो भी उतना कुछ समझ नहीं आया था। बट 2022 राइट नाउ ये टाइप का फुल वॉर है, एक टाइप का फुल वॉर है। और इस टाइम अगर चाइना मतलब जो चाइना है वो रशिया के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, समझते हैं। देखिए एक तरफ तो फुल स्केल ये टाइप का इन्वेजन है, और सेकंड चीज यूक्रेन का जो रेजिस्टेंस है ना, वो लगातार कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है जो कि हमने कभी सोचा नहीं था। ये बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो रहा है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने भी ये बिलीव नहीं किया था कि यूक्रेन जो है रशियन के फोर्सेस के सामने 2 हफ्ते तक टिक पाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज किसी ने ये बिलीव नहीं किया था कि यूक्रेन की सपोर्ट के अंदर कोई भी नेटो का मेंबर नहीं आएगा। सेकंड चीज कोई भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं आएगा, या फिर कोई भी वेस्टर्न कंट्री नहीं आएगी। ये भी चीज यानी कुछ ऐसी चीजें आसपास हमारे हो रही हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है, और इन सब चीजों के कारण हम बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एक्जैक्टली आगे जाकर क्या होने वाला है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें मालूम हो कि चाइना का जो करंट स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन चल रहा है वो किस बेसिस पे चल रहा है, किस तरीके से वो मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक चीज तो आपको समझना होगा, चाइना अभी राइट नाउ खुद को रिस्पॉन्सिबल पावर शो करने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं यहाँ पर 2 टाइप की पावर्स होती है। वन इज कॉल्ड एज हार्ड पावर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मिलिट्री पावर, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, जहां पर आप बाय फोर्स किसी चीज को अचीव करने की कोशिश करते हो। एंड सेकंड चीज कॉल्ड एज हेजेमनी, सिंपल वर्ड्स में सॉफ्ट पावर, या फिर इसे आप सिंपली वर्ड में डिप्लोमेसी कह सकते हैं। नाउ डिप्लोमेसी कैसी चीज है जिसमें बातचीत के थ्रू आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो चाइना है अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल पावर यानी कि एक सॉफ्ट पावर की तरह एक टाइप को शो करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को एक हेजेमनी की तरह शो करने की कोशिश कर रहा है। उसका एक रीजन ये भी है कि चाइना का भी 20th नेशनल पार्टी कांग्रेस यानी कि ऑल पार्टी मीटिंग होने वाली है, और उसके अंदर चाइना अपने आप को एक बहुत ही एक्सटर्नली स्टेबल कंट्री शो करना चाहता है। वो शो करना चाहता है चाइना अपने आपको कि हमें इस पर्टिकुलर जो भी बाहर की चीजें हो रही है उनसे किसी भी टाइप का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी हमें कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है। हम बेसिकली सिर्फ अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ये एक्चुअली शो करना चाहते हैं। अब देखिए यहां पर 2 लेवल्स के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट लेवल दैट ही टॉक्स अबाउट इज कि क्या चाइना को इस इन्वेजन से पहले ही पता था, इस पर्टिकुलर इन्वेजन के बारे में? क्या रशियन प्रेसिडेंट ने चाइनीज प्रेसिडेंट को इस चीज के बारे में पहले ही बताया हुआ था? क्या चाइना ने, और देखिए अगर तो मालूम था तो क्या चाइना ने यहां पर कुछ स्टेप्स वगैरह लिए थे इस चीज को डिस्कस करने के या फिर नहीं लिए थे? फर्स्ट चीज तो ये हो गया। और सेकंड चीज देखिए बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स एंड बहुत सारे एनालिस्ट जो पॉलिटिकल एनालिस्ट वगैरह उनका कहना ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है जो व्लादिमीर पुतिन है, वो जब इस पर्टिकुलर जो आप जानते हैं अभी विंटर ओलंपिक चल रहा है जो कि चाइना के बीजिंग के अंदर चल रहा है, तो जो ये विंटर ओलंपिक चल रहा है, इस पर्टिकुलर विंटर ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी के अंदर रशियन प्रेसिडेंट है वो चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलने गए हुए थे। तो क्या उस टाइम दोनों के बीच में इस पर्टिकुलर इन्वेजन के बारे में बात हुई थी? क्या रशियन प्रेसिडेंट ने चाइनीज प्रेसिडेंट को पहले ही इन्फॉर्म किया था कि वी आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर यूक्रेन? क्या ऐसा कुछ हुआ था? देखिए बिकॉज एक इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि जैसे ही विंटर ओलंपिक्स खत्म होता है ना, उसके बाद जाकर इन्वेजन हुआ। तो बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना यह है कि हो सकता है कि मिस्टर जी यानी कि चाइना के प्रेसिडेंट, उनका कहना यह था कि मिस्टर पुतिन को वेट करना चाहिए जब तक विंटर ओलंपिक्स पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए, और उसके बाद जाकर जो दोनों रीजन यानी कि जो डोनेस्क और लुहांस्क नाम के जो दोनों रीजन थे, उन दोनों रीजन को वो कैप्चर कर ले। द पॉइंट बीइंग उनको अगर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना है तो विंटर ओलंपिक्स के टाइम में ना करे, विंटर ओलंपिक्स के खत्म होने के बाद करे, बिकॉज ऐसा ही हुआ है। तो क्या सच में ये चाइना की सपोर्ट थी या फिर नहीं थी, ये पता नहीं। अगर आप चाइना के रिस्पॉन्स के बारे में समझेंगे, देखिए देखिए अगर तो चाइना को ये पता भी था कि डोनेस्ट और लुहांस्क दोनों ही मतलब कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, बट चाइना ने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये फुल एक टाइप का फुल ब्लोन वॉर हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब इस बारे में चाइना को कोई भी आइडिया नहीं हो सकता है। और इसके बावजूद इन सब चीजों के ऊपर चाइना ने लगातार अपने आप को डिनाई किया है, चाइना ने मना किया है कि हमें ऐसा कुछ भी मालूम नहीं था। ठीक है, सेकंड चीज देखिए चाइना ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए अगर तो चाइना ने यहाँ पर किया भी होगा तो चाइना ऑब्वियसली इस चीज को मानेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर चाइना अपने आप को सेल्फिश पावर की तरह शो करने की कोशिश नहीं करेगा, जो कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट के अंदर सोच रहा है। ऐसा तो कभी शो नहीं करेगा। तो अगर तो चाइना और रशिया के बीच में ऐसी कोई बातचीत हुई भी है तो हमें कभी इसके बारे में शायद मालूम नहीं चलेगा। एक यहां पर एक्सपर्ट्स का सेक्शन ऐसा भी है जो कि लगातार इस चीज के ऊपर डिमांड कर रहा है कि यूएस मस्ट मेक चाइना पे। मतलब चाइना देखिए राइट नाउ वॉर के ऊपर पूरी तरीके से साइलेंट है चाइना यहां पर, और वो भी अपने खुद के फायदे के लिए मतलब कहीं ना कहीं साइलेंट है। रशिया को सपोर्ट करने के लिए
के लिए साइलेंट है, तो यूएसए का मानना ये है, मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना ये है दैट जो यूएसए है इट मस्ट मेक चाइना पे, मतलब चाइना को उसकी गलतियों की सजा दो, मतलब काइंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग वो मतलब बोला जा रहा है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, चाइना लगातार इस पर्टिकुलर इन्वेजन को इन्वेजन बोलने से मना कर रहा है। चाइना का स्टेटमेंट ये है कि रशिया सिर्फ अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। सेकंड चीज, रशिया ने जो भी चीजें कर रहा है वो खुद के मतलब फायदे के लिए कर रहा है, और यूक्रेन का यहाँ पर कोई भी घाटा नहीं हो रहा है। बेसिकली उसने इन्वेजन वर्ड यूज करने से मना कर दिया। कुछ यहां पर न्यूज़पेपर्स वगैरह ऐसे प्रेजेंट है जहां पर ये स्टेटमेंट लिखा गया था कि यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने काफी कोशिश की थी चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी से बातचीत करने के लिए, चाइना के प्रेसिडेंट से बातचीत करने के लिए, ताकि चाइना को एक्चुअली मनाया जा सके कि वो रशिया के प्रेसिडेंट से बात करे, मतलब चाइनीज प्रेसिडेंट को ये मनाया जा सके कि वो रशियन प्रेसिडेंट से बात करे और इस पर्टिकुलर वॉर को डीएस्केलेट करे। इस चीज के लिए मतलब यूएस की इंटेलिजेंस जो एजेंसी वो काफी काम कर रही थी, बट चाइना ने इस पर्टिकुलर ऑफर को पूरी तरीके से मना कर दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज, चाइना ने ये कभी बिलीव नहीं किया होगा कि इस पर्टिकुलर वॉर का जो इंप्लीकेशन है वो इतना ज्यादा हो जाएगा। चाइना ने ये हो सकता है कि सोचा हो कि डोनेट्स्क और लुहांस्क के ऊपर जो इंडिपेंडेंसी है वो डिक्लेयर किया जाएगा, बट ये फुल वॉर इन्वेजन हो जाएगा, मतलब फुल ब्लोन इन्वेजन हो जाएगा, इसके बारे में चाइना कभी सोचा नहीं होगा। नाउ एक चीज देखिए, एक चीज तो डेफिनेटली है, चाइना ने ये सोचा हो या फिर ना सोचा हो, दोनों ही केसेस में चाइना के लिए काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। कैसे? देखिए, अभी तक जितने भी यूएसए थे, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थे, उन सबका फोकस एक सिंगल कंट्री हुआ करती थी, दैट वाज चाइना। वो सबके सब चाइना के पीछे पड़े हुए थे, बट राइट नाउ रशिया और यूक्रेन के वॉर के कारण कोई भी अभी चाइना के ऊपर बिल्कुल ही फोकस नहीं कर रहा है। चाइना के ऊपर से जो टेंशन है वो बिल्कुल मतलब वो हो चुका है, साइड हो चुका है। तो चाइना जो कि अभी तक प्रिंसिपल विलन की तरह काम कर रहा था, उसको अभी तक हटा दिया गया है। चाइना देखिए, चाइना अगर आप पिछले कुछ सालों के अंदर देखेंगे तो यूनिलेटरली मतलब खुद से आइलैंड्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है साउथ चाइना सी के अंदर। सेकंड चीज, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के केसेस आ रहे हैं जिनजियांग प्रोविंस के कारण। देखिए, दिस इज काइंड ऑफ चाइना, तो यहां पर जिनजियांग प्रेजेंट है, ठीक है। तो जिनजियांग जो प्रोविंस है उसके अंदर से काफी ज्यादा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस आ रहे हैं। तो अभी तक चाइना जो था वो एक टाइप का प्रिंसिपल विलन की तरह काम कर रहा था दोनों रीजन्स के अंदर, बट अभी राइट नाउ रशिया और यूक्रेन के टेंशन के कारण चाइना तो यहां पर बिल्कुल भी पिक्चर से वो हो गया, साइड हो गया। अब समझिए, चाइना का यहां पर एक टाइप का वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी काम करता है। व्हाट इज वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी? वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का सीधा मतलब देखिए, आप वुल्फ को जानते हैं। वुल्फ जब भी किसी पर अटैक करता है बहुत ही साइलेंटली करता है, ठीक है, बहुत सी मतलब साइलेंटली करता है, बिल्कुल ही मूव नहीं करता है। तो आप जानते हैं उस सेम तरीके से चाइना क्या होता है, बहुत ही साइलेंटली चीजों को करता है, और जब वो अटैक कर देता है ना उसके बाद एक्चुअली शो करता है कि ठीक है मैंने अटैक कर दिया। मतलब दिस इज द काइंड ऑफ डिप्लोमेसी जो कि वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो कि चाइना और जो बाकी आसपास की कंट्रीज है वो लोग यहां पे शो करती है। नाउ सेकंड चीज, फर्स्ट चीज तो आप वहां पे समझ गए। सेकंड चीज, चाइना को और क्या फायदा हो रहा है? चाइना को फायदा ये हो रहा है, देखिए रशिया जैसे जैसे वॉर को इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे रशिया यूक्रेन के वॉर को इंक्रीज कर रहा है, तो हमने एक चीज पिछले जो एडिटोरियल्स के अंदर एक चीज देखा था कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारी यूएस की मतलब जो यूएसए हैं, ये लोग लगातार अपना मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन इस चीज के अगेंस्ट फाइट कर सके। ऑल्दो ये इन्होंने अपनी फोर्सेस वगैरह नहीं भेजी है, बट स्टिल कुछ कंट्रीज यहां पर अपना जो मिलिट्री फोर्सेस है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। सेकंड चीज, इस पर्टिकुलर वॉर के कारण यूएसए आसपास के जितने कंट्रीज हैं वो लोग हाई अलर्ट के ऊपर हैं, और उन्होंने अपने अपने एयर स्पेस के ऊपर, अपने जो लैंड की मिलिट्री है, अपने जो मतलब जो उनकी नेवी है, उन सब चीजों को काफी ज्यादा अलर्ट के ऊपर डाला हुआ है, और वो सब के सब जो है काफी ज्यादा पैसा वगैरह खर्च कर रहे हैं। तो एक चीज समझिए, इस पर्टिकुलर वॉर के कारण रशिया ने काफी सारा कॉस्ट इंपोज कर दिया है वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, मतलब हर एक जो वेस्टर्न कंट्रीज है इंक्लूडिंग यूएसए, ये लोग क्या है काफी ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने अपने मिलिट्री के ऊपर, उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए। अब एक चीज समझिए, ये चीज जब हो रहा है तो ऑब्वियसली हर एक कंट्री अपना अपना पैसा मतलब कर रही है, यूज कर रही है, और दिस थिंग इज वेरी वेरी गुड फॉर चाइना, बिकॉज ऑब्वियसली उनका पैसा खर्च हो रहा है, उनका पैसा खर्च हो रहा है। राइट नाउ उनके पास जो भी पैसे मतलब जो बाकी चीजों के लिए पैसे तो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गए। अब इसी कारण क्या हो रहा है, यूरोप का जो टेंशन जो पहले रशिया की तरफ था, मतलब पहले जो बेसिकली चाइना की तरफ था, राइट नाउ जो उसका नेबरहुड यानी कि जो रशिया की तरफ है वहां पर हो गया है, और इंडो पैसिफिक से उसका पूरी तरीके से जो टेंशन है वो हट चुका है। जो आसपास जो क्वाड से था उसका टेंशन पूरी तरीके से हट चुका है। तो बेसिकली अब इसका पूरे के पूरे वर्ल्ड का फोकस राइट नाउ रशिया और यूक्रेन है। क्वाड जो हो गया, इंडो पैसिफिक हो गया, इन सबसे ऊपर किसी का भी बेसिकली मेन फोकस रहा नहीं, ठीक है। ये होगी बेसिक चीजें, और समझते हैं। देखिए, बीजिंग ने यहां पर यह भी बोला है, बीजिंग का स्टेटमेंट ये है कि यूक्रेन के साथ जो एंगेजमेंट हो रहा है उसको बहुत ही प्रॉपर्ली एक टाइप के पैटर्न के सी में देखने की कोशिश की जा रही है। अगर आप एक्सपर्ट्स वगैरह को समझेंगे तो चाइना जो है यहाँ पर बैठ करके मतलब बेसिकली कॉपी पेन लेकर बैठा हुआ है, और वो हर एक चीज को प्रॉपर्ली नोट आउट कर रहा है। वो देख रहा है कि एग्जैक्टली किस तरीके से यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज किस तरीके से रिएक्ट कर रही है टू दिस पर्टिकुलर एक टाइप का जो भी यहाँ पर मतलब वॉर चल रहा है, उसके अगेंस्ट रिएक्ट कैसे कर रही है। क्या एग्जैक्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो यहाँ पर पैनिक हो रही है, क्या वो स्ट्रेंथफुली यहाँ पर अटैक कर रही है या फिर नहीं कर रही है, मतलब किस तरीके से रशिया को रोकने की कोशिश की जा रही है, इन सब चीजों को वो चेक करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि देयर इज अ बॉडी कॉल्ड शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। देखिए, जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, उसको चाइना और रशिया दोनों ही अपनी तरफ रखना चाहते हैं, बिकॉज सेंट्रल एशियन कंट्रीज बहुत बड़ा मार्केट है पहली बात तो, और सेकंड चीज एक टाइप का लिंक है, और रशिया को एक टाइप का लिंक कर सकता है यूरोप के साथ। तो इन दोनों के बीच का जो लिंक है ना वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, तो उनके साथ जो रिलेशनशिप है
रशिया भी और चाइना भी दोनों ही अपने अपने रिलेशनशिप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। देखिए समझिए, जिस तरीके से यूक्रेन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज था उनके अंदर भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, वो लोग भी अपने आप को चाइना और रशिया से मतलब रशिया से अलग ना करने लगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चाइना और रशिया यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट मी शो यू कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, दीज आर द मेंबर स्टेट्स ऑफ एससीओ यानी कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव चाइना, वी हैव रशिया, दीज टू मेन कंट्रीज हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑलवेज रिमेंबर कि इंडिया एंड पाकिस्तान, दीज टू आर कंट्रीज, ठीक है, इन दोनों ने 2017 में ज्वाइन किया था। ऑलराइट, ये पांचों, ये जो बाकी आप देख रहे हैं, ये सबके सब इसके ऑफिशियल मेंबर्स है। तो चाइना रशिया आपको याद रहेगा। चाइना रशिया के अलावा यू मस्ट रिमेंबर Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. So there is one country that is not a part of this, that is Turkmenistan. Just remember, Turkmenistan is not a part of this, and Turkmenistan is just like a Switzerland, जो कि किसी पर्टिकुलर कंट्री का पार्ट नहीं बनता है. This is Turkmenistan, ठीक है? Sorry, this is Mongolia. This is Turkmenistan. Sorry. So जो तुर्कमेनिस्तान है, this is not a part of any country. Just remember this particular thing, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान यानी कि तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के बाकी जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये सब के सब कहीं ना कहीं इसका मेंबर है। और सेकंड चीज, इंडिया और पाकिस्तान भी इसके मेंबर्स हैं, और चाइना और रशिया जो है वो भी इसके मेंबर्स हैं। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है? उसके अलावा कौन कौन सा ऑब्जर्वर स्टेटस है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज चाइना इज डायरेक्टली मेंबर। सॉरी, जो इंडिया है दैट इज डायरेक्टली मेंबर। इंडिया का जो नेबर है पाकिस्तान, वो भी इसका मेंबर है। चाइना जो है वो भी इसका मेंबर है, इसलिए हमें कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, एक चीज आपको समझना है, इसलिए जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्री है उनके साथ अपने रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहता है, ना ही चाइना ना ही रशिया, इसीलिए उन सब चीजों को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा है। दैट इज वाई चाइना जो है एक तरफ तो रशिया को लगातार अपील कर रहा है कि आप जो इस पर्टिकुलर वॉर को रिड्यूस कर दो, बट साथ ही साथ चाइना जो है लगातार यूएसए के अगेंस्ट, मतलब जो यूएसए ने जो सैंक्शन वगैरह लगा दिया उसके अगेंस्ट बोल रहा है। मतलब चाइना यहाँ पर एक साथ ही रशिया को भी यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा है और साथ में यूएसए को भी क्रिटिसाइज कर रहा है, बट यूएसए को ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है, रशिया को बहुत ही कम कर रहा है, ठीक है? बेसिकली बिकॉज रशिया यहाँ पे इसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है, बट यूएसए के साथ नहीं रखना चाहता है। Now, final segment. Let's talk about कि exactly चाइना ने इस पर्टिकुलर वॉर से सीखा क्या। देखिए, there are basically various things. बहुत सारी मिलिट्री चीजें हैं, बहुत सारी टैक्टिक चीजें हैं जो कि यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरीके से रशिया ने अटैक कर दिया, रशिया ने यहाँ पे बेसिकली एक सिंपल से इन्वेजन की तरह स्टार्ट किया और उसके बाद कुछ दिनों के अंदर एक टाइप का फुल वॉर इन्वेजन, मतलब फुल वॉर क्रिएट कर दिया। Now, इस पर्टिकुलर चीज से यहाँ पर रशिया सीखने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज इस चीज से सारे के सारे वेस्टर्न कंट्रीज और सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज दे वर इन शॉक। उनको समझ नहीं आया कि एक्जैक्टली क्या हुआ। सो इफ कल को चाइना प्लान्स टू अटैक ऑन ताइवान, तो अगेन वो सेम स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकता है। सेकंड चीज देखिए, जब यहां पर रशिया ने अलग अलग टाइप के सिचुएशंस क्रिएट किए थे, तो एक्जैक्टली वेस्टर्न कंट्रीज का रिस्पांस क्या था, उनका एक्जैक्टली सिग्नल क्या था, उस चीज को भी स्टडी कर रहा है। बिकॉज रशिया का जो पोस्चर है, रशिया का जो सिग्नल है, उस चीज को यहां पर स्टडी करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, आपको याद होगा रशिया ने कुछ दिनों पहले न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेस को हाईलाइट के ऊपर लगा दिया था, आपको याद है? हमने इस बारे में काफी बात की थी। तो जैसे ही हाईलाइट पे लगाया था, तो उस टाइम एक्जैक्टली नेटो का, ठीक है, फिर यूएसए का, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, इन सबका रिस्पांस क्या था, ये सब चीजों को भी चाइना यहाँ पर स्टडी कर रहा है। चाइना यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा है कि कल को अगर हमारा किसी के साथ प्रॉब्लम होता है तो हम क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, कौन कौन से कंट्रीज किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, एंड ये सब, ठीक है? ये सब जो है कहीं ना कहीं चाइना के लिए एक बहुत बड़ी एक लर्निंग कर्व की तरह समझ सकते हो। देखिए, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव सेंस। आप ये मत समझिए कि एक वॉर से इंसान क्या सीख रहा है, एक पर्टिकुलर कंट्री क्या सीख रही है, क्या ये नेगेटिव जाएगा या पॉजिटिव जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। द पॉइंट इज, देखिए, हम ये नहीं जानते कि चाइना कल को इसके ऊपर ताइवान के ऊपर अटैक करेगा ना करेगा। वी वांट कि ऐसा कुछ ना हो, बट द पॉइंट इज कि चाइना या फिर फॉर एनी कंट्री, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ठीक है? हर एक क्राइसिस से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, और इस पर्टिकुलर क्राइसिस से एक्चुअली चाइना काफी कुछ मतलब चीजें सीख सकता है। लेट्स होप कि उस चीजों को कभी प्रैक्टिकल चीजों के अंदर लेकर ना आए, बट दिस इज अ थिंग टू सी, ठीक है? तो ये था हमारे दोनों ट्यूटोरियल्स। आई होप आपको दोनों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, हम उसको बहुत जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।